नालंदा कोचिंग सेंटर के इस मंच पर आपका भव्य स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास लेके आए हिंदी की, जिसमें पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। अक्सर इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हम देखते हैं आज का पहला टॉपिक, हिंदी का उद्भव एवं विकास। हिंदी का उद्भव एवं विकास। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले जो भाषा आई थी वो थी संस्कृत भाषा। अब ये संस्कृत दो प्रकार से काम में ली गई थी, एक थी लौकिक संस्कृत और एक थी वैदिक संस्कृत। आपके जो पुराण लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, जो भी महाकाव्य लिखे गए हैं, सारे के सारे वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और जो हम आज वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं वो हमारी भाषा है लौकिक। उसके बाद में आपकी भाषा आई पाली। पाली के बाद में आई प्राकृत भाषा, प्राकृत। उसके बाद में आई अपभ्रंश। उसके बाद में आई फिर अवहट। उसके बाद में आई प्राचीन हिंदी। उसके बाद में जो भाषा है आज वर्तमान में, उसका नाम है आधुनिक हिंदी। अक्सर पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी का जो समय है वो कब से प्रारंभ हुआ। भाई, आधुनिक हिंदी का काल क्या है, समय क्या है? तो अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आधुनिक हिंदी का प्रारंभ कब से हुआ, तो आपको जवाब देना है 1850 से। पूछ कब रहा है वो आज, तो कर देंगे अब तक 1850 से अब तक ये आधुनिक हिंदी का समय प्रारंभ हो गया था। ठीक है। उसके बाद क्या थी कि अब बात करेंगे लिपि की। इसकी लिपि क्या है? लिपि है क्या? लिखने का तरीका या ढंग, लिपि कहलाता है। ठीक है। अब हमारी भाषा की लिपि कौन सी? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। देखो, आज तक हम सिर्फ एक ही नाम पढ़ते आए हैं, देवनागरी। अक्सर पूछ लिया जाता है कि देवनागरी अगर ऑप्शन में ना हो तो क्या करें, फिर हम करना क्या है? इसका दूसरा नाम मिलेगा आपको, लोकनागरी। कौन सा? लोकनागरी। इसका तीसरा नाम मिलेगा आपको, नंदनागरी। अगर ये तीनों ही ना हो ऑप्शन में, तो फिर आपको उत्तर देना है वैज्ञानिक लिपि। हिंदी भाषा की लिपियों के चार नाम हो गए, देवनागरी, नंदनागरी, लोकनागरी और वैज्ञानिक लिपि। जबकि हम तो देवनागरी तक सीमित थे आज तक। तो अक्सर देवनागरी ना आगे नंदनागरी आ जाए, लोकनागरी आ जाए, तो भी कंफ्यूज मत होना कि ये भी देवनागरी के ही उपनाम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हिंदी भाषा का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो हम कह देंगे अनुच्छेद 343 से शुरू होता है और 351 पे जाके खत्म हो जाता है। 343 में बताया गया है कि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि होगी और इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जाएगा। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 15 वर्ष के बाद में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज भी हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा के रूप में ही काम में करती है। अगर बात करें अनुसूची की, तो हिंदी को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा है। भाग की बात करें, भाग 17 में है। अध्याय की बात करें, अध्याय, तो अध्याय 1। अनुच्छेद 343 से 351, अनुसूची 8वीं, भाग 17, अध्याय 1, हिंदी भाषा का वर्णन किया गया इनके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि भाई
हिंदी का पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, ये है आपका उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड। इसके जो संपादक हैं, संपादक वो है जुगल किशोर, जुगल किशोर। अब समय की बात की जाए तो कुछ व्याकरण वेत्ता इसको 1826 मानते हैं, कुछ 27 मानते हैं। तो दोनों ही अगर ऑप्शन में हो तो हम पहले प्राथमिकता देंगे 26 को, उसके बाद देंगे 1827 को। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कहाँ से छपा भाई? ये भाई कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित जगह का नाम है कलकत्ता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब संविधान में 22 भाषा, 5 उपभाषा और 18 बोलियां, इनको मान्यता दे रखी है। 18 बोलियां, 22 भाषा। भाषा क्या है? आज तक हम पढ़ते आए हैं कि अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर, लिख कर या पढ़ करके व्यक्त करना भाषा कहलाती है। ठीक है ये भी, लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड के क्लास में जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो भाषा की जो परिभाषा वो चेंज हो जाती है। क्या है कि सीम, विस्तृत या फिर लंबे क्षेत्र में, या लंबे क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली भाषा कहलाएगी। क्योंकि भाषा का रूप कभी चेंज नहीं होता, भाषा परिवर्तन नहीं होगी, बोली परिवर्तन हो जाएगा। देखो, लंबे या विस्तृत क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली भाषा, बोली का बड़ा रूप, भाषा का छोटा रूप उपभाषा, छोटे या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो बोली भाषा होगी वो बोली कहलाएगी आपकी। आप 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में जाओगे तो बोली में परिवर्तन हो जाएगा, जबकि भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो अब ये जो 18 बोलियां हैं ये आपकी इन 5 उपभाषाओं में से निकलेंगी। तो पहली हिंदी की उपभाषा का नाम है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं वो देखेंगे। इसकी कुछ छोटी सी ट्रिक बनाई है कि अब मत छोड़कर जाना दी, ऐसे याद रह जाएंगे आपको, वैसे तो याद नहीं रहेंगी। ऐसे कर दो अवधि, वैसे कर दो बघेली, और छो से कर दो छत्तीसगढ़ी। एक पेपर में आया था कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी भाषा की कौन सी उपभाषा की बोली है, तो हम कह देंगे पूर्वी हिंदी की है भाई। बघेली जो है, बघेली ये सबसे कम बोले जाने वाली है, सबसे कम बोले जाने वाली बोली है, सबसे कम बोले जाने वाली बोली है भाई आपकी। ठीक है, उसके बाद में आती है दूसरी जो भाषा है वो है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है वो देखो। BHH BHH बी से कर दो ब्रज, ठीक है। एच से कर दो हिंदी, हिंदी का दूसरा नाम है खड़ी बोली, खड़ी बोली। इसके जो कवि थे वो थे खुसरो, अमीर खुसरो, ठीक है। एच से कर दो हरियाणवी, दूसरा नाम कर दो जाटू बोली, तीसरा नाम कर दो बांगरू, जाटू बोली, जाटू, और तीसरा नाम है बांगरू, बांगरू। बी से कर दो बुंदेली, बुंदेली, और के से कर दो कन्नौजी, कन्नौजी भाई, के से कन्नौजी, ठीक है। तीसरी जो भाषा है वो है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी।
राजस्थानी हिंदी। ये आपकी तीसरी उपभाषा है। इसमें है मामा मेज पर चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। ठीक है। माँ से कर दो मारवाड़ी, माँ से कर दो मालवी, मे से कर दो मेवाती, और जय से कर दो जयपुरी, जयपुरी। ये चार भाषाएं बोलियां हो गई। माँ से मारवाड़ी, मे से मालवी, मे से मेवाती, और जय से जयपुरी। अगली जो भाषा है आपकी हिंदी की, वो है बिहारी हिंदी। अगर कोई शुद्ध बोल लेगा तो बिहारी बोल लेगा हिंदी, बाकी आप और हम नहीं बोल पाएंगे। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। इसमें है मैम भोजपुरी में बोलो, भोजपुरी में बोलो। ठीक है। मैं से कर दो मैथिली, मैथिली। मैं से कर दो मगहई, और वो से कर दो भोजपुरी, भोजपुरी। भोजपुरी भाई। अब ये 15 बोलियां हो गई आपकी, 4 उपभाषा हो गई। कितनी? 15 बोलियां और 4 उपभाषा। ठीक है। पांचवी जो उपभाषा है वो है आपकी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। ये आपका पहाड़ है। ठीक है। ऊपर जो लोग रहते हैं वो कुमाऊनी बोलते हैं, कुमाऊनी। नीचे जो ऊपर लोग रहते हैं वो गढ़वाली बोलते हैं, गढ़वाली। साइड में जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं आपकी नेपाली। ऐसे करते हुए 18 बोली आपकी पूरी हो गई हैं, 5 उपभाषा पूरी हो गई हैं। पहली जो थी वो थी, देखो दोबारा देख लो, एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। भाषा, लंबे क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली भाषा कहलाएगी। उपभाषा, बोली का बड़ा रूप, भाषा का छोटा रूप, उपभाषा कहलाएगी। बोली, छोटे या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। अब संविधान ने क्या किया कि हिंदी में संविधान ने क्या किया कि 22 भाषा, 5 उपभाषा और 18 बोलियों को मान्यता दे रखी है। ठीक है। 18 बोलियां इन 5 उपभाषाओं में समाई हुई हैं, जिसमें से पहली जो उपभाषा वो है पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दूसरी है पश्चिमी हिंदी, इसमें आपकी ब्रजभाषा हिंदी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। और इनके उपनाम भी हैं, जैसे हिंदी का खड़ी बोली और हरियाणवी का जाटू, या तीसरा नाम अगर चाहो तो बांगरू लिख लो। ठीक है। तीसरी जो आपकी उपभाषा वो है राजस्थानी हिंदी। इसमें माँ से मारवाड़ी हो जाएगा, माँ से मालवी, मे से मेवाती, जय से जयपुरी। उसके आगे है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आपकी 3 बोलियां हैं। पहली बोली है मैथिली, दूसरी है मगही, तीसरी है भोजपुरी। ठीक है। ऐसी 15 हो गई। अब बच गई 5वीं भाषा का नाम है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में जो ऊपर जो लोग रहते हैं पहाड़ी के, वो कुमाऊनी बोलते हैं। नीचे जो तो तलेटी में लोग रहेंगे वो बोलेंगे गढ़वाली, और जो साइड में रहते हैं वो बोलते हैं नेपाली आपकी। ठीक है। ये था हिंदी का कुछ संक्षिप्त विवरण जो आपको मैंने बता दिया है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक लेंगे तो हम लेंगे आपका वर्णमय। अब यहां से पॉइंट शुरू होगा। पहला
पहला पॉइंट ये है आपका कि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या बताइए। उच्चारण के आधार पर बात की जाए, उच्चारण के आधार पर तो पूछा जाए तो आपको उत्तर देना 44। अगर बात की जाए कि कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्णों की बात की जाए तो कह देंगे 52 है भाई कुल वर्ण। कितने? 52। तो पहले हम बात करेंगे 44 की, उसके बाद बात करेंगे 52 की। 44 को मैंने दो भागों में बांट दिया है, 11 और 33। 11 को फिर दो भागों में बांट दिया है, 4 और 7। 33 को तीन भागों में बांट दिया है, 25, 4 और 4। आप देखते हो, आपको दिखाई दे रही है सिर्फ संख्या नजर आ रही है और कुछ नहीं। इनके नाम रखेंगे। अब 11 तो आपके स्वर कहलाएंगे और 33 आपके कहलाएंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है। अब जो 11 को मैंने 4 और 7 में बांटा, ये मात्रा काल के आधार पर बटे हैं। किसके आधार पर? मात्रा काल के आधार पर। 4 का नाम रख देंगे हर्ष व स्वर और 7 का नाम रख देंगे दीर्घ स्वर। 25 का नाम हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, 4 का नाम हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन और इस 4 का नाम हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब ह्रस्व का दूसरा नाम है मूल स्वर, तीसरा नाम है लघु स्वर और चौथा नाम है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। दीर्घ का दूसरा नाम है गुरु स्वर। जब कभी छंद का टॉपिक होगा तो उसमें हम ह्रस्व और दीर्घ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लघु और गुरु। लघु और गुरु बोलेंगे, ना कि ह्रस्व और दीर्घ। तीसरा नाम हो जाएगा इसका द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। ठीक है। अब बात करेंगे स्वर की। ये स्वर है क्या? व्याकरण में है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए। लेकिन हमने आपके लिए एक छोटी परिभाषा बना दी है इसकी। क्या वो है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। अब आपको सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र ही किसी का सहारा नहीं लेते, ये अपने आप में ही खुद स्वतंत्र हैं, ये अपने आप में ही उच्चारित होते हैं, ये किसी के सहयोग से उच्चारित नहीं होते, इसलिए स्वतंत्र हैं। तो आप मेरे को कहते कि सर क्यों नहीं लेते दूसरे के उच्चारण में सहारा? क्योंकि ये अपने आप में खुद स्वतंत्र, इसलिए किसी का अन्य का सहयोग नहीं लेते। तो व्याकरण में क्या परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए। आप मेरे से पूछते सर अन्य वर्णों की सहायता क्यों नहीं ली जाती, तो मैं एक ही बात बोलता कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए नहीं सहायता नहीं लेते ये। अब बात करेंगे, पहला पॉइंट इसका है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व ह्रस्व स्वर है क्या? ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो या एक मात्रा का समय लगता हो। देखो अभी हमने लिखा था एक मात्रिक स्वर, क्यों? क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण में, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। कम समय लगता है इसलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि अगर ये 4 नहीं होते तो ये 7 नहीं बनते दीर्घ स्वर। तो देखेंगे इनकी संख्या कौन कौन से हैं आपके जो ह्रस्व स्वरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाएंगे। वो है भाई ए, ई, उ और री। अगर देखा जाए तो री हमारा स्वर नहीं है, ये संस्कृत भाषा का स्वर है, ये संस्कृत से लिया गया है।
अगर री की मात्रा किसी भी शब्द में जुड़ के आ गई तो ये सोच लेना वो शब्द संस्कृत का हो जिसे हम तत्सम शब्द बोलेंगे। कौन शब्द बोलेंगे? तत्सम। जबकि हिंदी में काम में लेते हैं इसको, इसलिए हर्ष व स्वरों की संख्या 4 हो जाती है, ए, ई, उ और री। इसलिए इन्हें हर्ष व मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और लघु स्वर के नाम से जानेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष व स्वरों से 2 गुना जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष व स्वरों से 2 गुना समय लगता हो, समय लगता हो, या 2 मात्रा का समय लगता हो, या 2 मात्रा का समय लगता हो, 2 मात्रा का समय लगता हो। वैसे देखा जाए तो एक स्वर और भी है आपका तीसरा, प्लुत स्वर। उसका प्रयोग कोई नाटक या कोई आपसी संवाद होते हैं वहां किया जाता है उसका। बाकी हिंदी में ये दो ही स्वर चलते हैं, हस्व और दीर्घ। इनकी संख्या हमने लिखी थी 7। अब देखेंगे 7 कौन कौन से हैं। 7 आपके हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 आपके कहलाएंगे दीर्घ स्वर। 4 क्या थे आपके? हस्व स्वर, ए, ई, उ और दी। इसको बोलेंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 आपके कहलाएंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, बाकी क्लास आपके लिए कल लेके आएंगे। इसके अगला जो पार्ट है वो अभी तो बहुत बाकी बचा हुआ है, सजातीय, विजातीय, पश्य, अग्र, मध्य। वो कल की क्लास होगी आपकी, उसमें आपको बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ तक आज की क्लास यही रहेगी। धन्यवाद।